हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा। तो देखिए, अयोध्या, हम्पी, पुरी या फिर सांची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या। जो अयोध्या है उसमें क्या बनेगा? देश का पहला मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। बात करें हम्पी की, तो हम्पी कहाँ पर है? हम्पी कर्नाटक में है। और ये कितने रुपए के नोट पर है? तो इसका जो चिन्ह है वो 50 रुपए के नोट पर बना हुआ है। ठीक है। और ये भारत का कर्नाटक में ये किस स्थान हो रहा है, वो कौन सा है? होलेश्वर मंदिर। ठीक है, होलेश्वर मंदिर। जो होलेश्वर मंदिर है ये अभी हाल ही में 42वां विश्व धरोहर सूची में क्या है? स्थान शामिल हुआ है। यानी विश्व धरोहर सूची में 42वें नंबर का स्थान शामिल हुआ है। कौन सा? होलेश्वर मंदिर। ये भी मंदिर कहाँ पर है? ये मंदिर भी आपका कर्नाटक में ही है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक का सुनिश्चित किया गया है? यानी सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन कब तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2047। बात करें 2070 तक का लक्ष्य किसका है? तो ये है आपका नेट जीरो इमिशन का। नेट जीरो उत्सर्जन या फिर एमिशन कह सकते हो। नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक का है? तो ये 2070 तक का इसका लक्ष्य है। ठीक है। और 2047 तक का किसका लक्ष्य है? तो सिकल सेल एनीमिया का। यानी जो एनीमिया की जो सेल होती है उसका जो क्या हो जाता है, वो पतली हो जाती है। तो उसको सही करने के लिए कितने तक का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइकल किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन है आपके मालदीव, बांग्लादेश, सिंगापुर या फिर भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। अगला प्रश्न देखिए, जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सतीश चंद्र गारगोटी, डॉक्टर उषा मिश्रा, डॉक्टर ज्योतिता गुप्ता या फिर डॉक्टर कस्तूरी मुखोपाध्याय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर ज्योतिता गुप्ता। बात करें नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। वो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो नीदरलैंड के एक शहर द हेग में स्थित है। ठीक है। द हेग कहाँ पर है? द हेग आपका नीदरलैंड में ही है। तो ये भी आप अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, ठीक है, ये न्यायालय भी लिख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? तो द हेग में। द हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस नगर में किया जाएगा? नई दिल्ली किया गया है। नई दिल्ली, वाराणसी या फिर पटना या कोलकाता। तो 8वां जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? तो वो आपका नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है। बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स में कितने देश हैं? ब्रिक्स में आपके 5 देश हैं। ब्रिक्स की 2023 में बैठक कहाँ हुई थी? तो 2023 में जो बैठक हुई थी वो दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। 2024 में कहाँ होगी? 2024 में होगी आपकी रूस में। ठीक है। कहाँ होगी? रूस में होगी 2024 में। होनी कहाँ पे थी? ब्राज़ील में होनी 2024 में, लेकिन अब कहाँ पे होगी? तो रूस में होगी। ठीक है। सॉरी, ब्राज़ील के स्थान पर अब कौन सा देश आ गया है? तो रूस हो। तो यहाँ पॉइंट ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ताल वाद्य नहीं है? घटम, तबला, मध्यम या फिर सरोद। तो जो आपका सरोद है ये क्या है? आपका तालवाद्य नहीं है। बाकी ये सब क्या है? ये आपके तालवाद्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च, 7 अगस्त, 7 जून या फिर 7 अप्रैल। तो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, सॉरी 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बात करें 7 अगस्त की, 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस या फिर राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ठीक है, हथकरघा दिवस भी कब मनाया जाता है? वो 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। बात करें 7 मार्च की, 7 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जन औषधि दिवस। जन औषधि जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो 7 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अनब्रेकेबल इन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? हवा सिंह, मैरी कॉम, शिव थापा या फिर विकास कृष्ण यादव। जो मैरी कॉम है उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? अनब्रेकेबल इन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी है। बात करें साइना नेहवाल की, इसमें साइना नेहवाल नाम नहीं है लेकिन उनकी पुस्तक बहुत फेमस है। उसका नाम क्या है? प्लेइंग प्लेइंग टू विन। ठीक है, प्लेइंग टू विन पुस्तक किसकी है? तो वो आपकी साइना नेहवाल की है। साइना नेहवाल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फीफा का पूर्ण रूप क्या है? तो फीफा की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है।
आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं। देखिए ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या बन जाएगा, ये इसकी फुल फॉर्म बन जाएगी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है, फीफा की फुल फॉर्म है। बात करें फीफा, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो फीफा का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो आपका ज्यूरिख में पड़ता है। ज्यूरिख कहाँ पड़ता है, तो आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है ज्यूरिख। ठीक है। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, 2022 में हुआ था आपका कतर, दोहा में। और 2026 में कहाँ पे होगा, 2026 में होगा 3 देशों में होगा। किसके, कौन कौन से देश हैं 3, यूएसए, कनाडा, ठीक है, और मैक्सिको। ठीक है, 3 देशों में होगा ये, तीनों देश मिलकर क्या करेंगे, फीफा का आयोजन कराएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है, चैती, बेलाकली, वृंदावनी या फिर फाग। जो आपका फाग है वो कहाँ का संबंध है, उसका संबंध आपका हरियाणा से है। और जो आपकी चैती है वो उसका संबंध किससे है, तो उसका संबंध आपका यूपी से है। और बेलाकली का संबंध किससे है, इसका संबंध है केरल से। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो कंचनजंगा कहाँ पर है, सबको पता है कहाँ पर है, ये आपका सिक्किम है। ठीक है। और ये क्या है, ये भारत का पहला मिश्रित धरोहर है। ठीक है, मिश्रित क्या है, धरोहर है, भारत का पहला मिश्रित धरोहर है। और बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम के क्वेश्चन क्या बनते हैं कि भारत का सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है, सबसे कम जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या सबसे कम कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। और पहला जैविक राज्य कौन सा है, पहला जैविक राज्य कौन सा है, वो भी आपका कौन सा है, वो आपका सिक्किम में है। और सिक्किम में कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं, उनके नाम भी लिख लीजिए। सिक्किम में आपका एक तो नाथुला दर्रा है, और दूसरा आपका जेलेपला दर्रा है। ठीक है, ये कहाँ है, आपके सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतर गांव का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, चित्रकूट, कानपुर, गोरखपुर या फिर वाराणसी। इसका राइट आंसर क्या है, कानपुर। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछाता है, ये जो दशावतार का मंदिर है, दशावतार का मंदिर वो कहाँ पर है, तो वो आपका पड़ता है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दशावतार का मंदिर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। आंवले के फेमस कौन सा है, आंवले के फेमस है आपका प्रतापगढ़। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है, बेतवा, केन, रिहंद या फिर बेलर। जो बेतवा नदी है उस पर ही परीक्षा बांध स्थित है, किस जिले में है, तो यहाँ पर पड़ता है झांसी में। जो बेतवा नदी है उस पर एक बांध और है, उसका नाम क्या है, माता टीला बांध। माता टीला बांध किस नदी पर है, तो वो भी आपका कहाँ पड़ता है, बेतवा नदी पर ही पड़ता है। इसके अलावा जो बेतवा नदी है वो किस नदी की सहायक है, तो यमुना नदी की सहायक है आपकी बेतवा नदी। ठीक है। और जो बेलन नदी है इस पर एक बांध है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है मेजा बांध। मेजा बांध किस नदी पर है, तो वो आपका बेलन नदी पर है मेजा बांध। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, विंध्याचल, मिर्जापुर, देवासरी, बाराबंकी, हसनापुर, मेरठ या फिर संगमेरपुर, फैजाबाद। जो ऑप्शन नंबर डी है वो उसका संबंध क्या है, वो क्या है आपका सम्मिलित नहीं है। तो जो आपका संगमेरपुर है ये कहाँ पर है, ये आपका इलाहाबाद से संबंधित है। बाकी आपका ये सारे के सारे सही सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या फिर उत्तरी क्षेत्र। तो जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है वो क्या सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित है, क्योंकि सारी नदियों का जो प्रवाह है वो किधर है, वो पूरब की ओर ही है। सबसे ज़्यादा बाढ़ भी किधर आएगी, पूरब की ओर ही आएगी। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, कानपुर में, झांसी में, लखनऊ में या फिर वाराणसी में। तो जो पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, वो आपके झांसी में मिलते हैं। ठीक है। देखिए ये एक रास्ता पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है, एक उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है। तो जो जहाँ पे दोनों क्रॉस करेंगे वो स्थान कौन सा है, वो आपका झांसी है। पूर्व से कहाँ से आता है, तो पूर्व से आता है आपका सिलचर असम से, कहाँ तक जाएगा, पश्चिम में जाएगा पोरबंदर गुजरात तक। ठीक है। उत्तर में कहाँ से आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका कश्मीर से कहाँ तक जा रहा है, कन्याकुमारी। ठीक है, ये 2 राजमार्ग हैं, कन्याकुमारी, ये दोनों कहाँ मिलेंगे, तो ये आपके झांसी में मिलेंगे, यूपी में ही मिलेंगे। ठीक है, इनको ध्यान रखना है। पूर्व पश्चिम गलियारा ये है और उत्तर दक्षिण गलियारा इसको बोलते हैं। ये पूरबंदर गुजरात में पड़ता है और सिलचर कहाँ पड़ता है, ये आपका असम में पड़ता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या है? 20.21%, 20.22% या फिर 20.30% या फिर 20.32%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20.22%। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है? तो सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो किस जिले में हुई है? वो हुई है आपकी गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर। और सबसे कम कहाँ हुई है, न्यूनतम कहाँ हुई है? तो वो हुई है आपकी कानपुर में। ठीक है, यदि बात करें पूरे भारत की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो पूरे भारत की जनसंख्या में 17.64% की वृद्धि हुई है 2001 की तुलना में 2011 में। ठीक है, ये पूरे भारत की है और ये क्या है, ये आपके सिर्फ उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट देखिए, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन है उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, मूल्यवर्धित कर या फिर सेवा कर। तो इसका राइट आंसर है सीमा शुल्क। बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी किस आर्टिकल में आता है? तो 246A में आता है जीएसटी। और जो जीएसटी काउंसिल होती है, जो जीएसटी परिषद होती है, उसका अध्यक्ष पूछा जाता है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो उसका अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। ठीक है, इसके अलावा जीएसटी कैसा कर है? तो जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, ये भी ध्यान रखिए। और किस समिति की सिफारिश पर ये लागू हुआ था? तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था। संविधान संशोधन कौन सा था? तो 101वां संविधान संशोधन था। और कब से लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। पहला राज्य कौन सा था जो इसको लागू किया था? वो था आपका असम। ठीक है, ये सारी चीजें हैं वो आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है? व्यय, राजस्व, बैंकिंग विभाग या फिर आर्थिक कार्य। तो जो बैंकिंग है वो क्या है? वो वित्त मंत्रालय का क्या है? एक विभाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी एकदम आपका सही हो जाएगा। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो वित्त मंत्री है वो आपकी निर्मला सीतारमण है। ठीक है, आपकी वित्त मंत्री है। नेक्स्ट देखिए, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य अवस्थित है? सुपीरियर और मिशिगन, मिशिगन और ह्यूरॉन, ह्यूरॉन और ओंटारियो या फिर इरी। तो जो ओंटारियो इरी झीलें हैं उनके बीच में अवस्थित है आपका नियाग्रा वाटरफॉल। ये क्या है? ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्या है? सबसे ऊंचा है, महाद्वीप का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वो आपका यही है। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपके 5 नाम दिए हुए हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटारियो और एरी, ये सब किस में आता है? ये आपका ग्रेट लेक्स में आता है, महान झीलों के अंतर्गत आता है। ठीक है, महान झीलों में शामिल है ये। महान झीलों में 5 झील शामिल हैं, कौन कौन सी? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटारियो और एरी। ये 5 झीलें कहाँ पड़ती हैं? ये 5 झीलें कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित हैं। ठीक है, जिसमें से मिशिगन झील है ये पूरी की पूरी किसमें अवस्थित है? ये आपकी पूरी की पूरी यूएसए में अवस्थित है। बाकी चारों झीलें कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पेरी उत्तरी अमेरिका, पंपा दक्षिण अमेरिका, बेल्ट ऑस्ट्रेलिया या फिर स्टेपी यूरोप। तो जो आपका बेल्ट है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, कहाँ पर है? ये आपका दक्षिणी अमेरिका में है, सॉरी दक्षिणी अफ्रीका में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया में आपका पड़ता है डाउन्स। डाउन्स कहाँ पड़ते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। बाकी सारे के सारे क्या हैं? सही सुमेलित हैं। और एक घास का मैदान और है, उसका नाम क्या है? पुस्ताच। वो कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है आपका हंगरी में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, नोट रखिए आप। नेक्स्ट देखते हैं, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल, मालाबार, कोंकण या फिर उत्तरी सरकार। तो जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का तट है उसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। और जो केरल का तट है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मालाबार का तट। और जो महाराष्ट्र और गोवा वाला जो तट है उसको बोलते हैं कोंकण तट। और जो आपका उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जब बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश कर जाती है तो गंगा नदी को बोलते हैं पद्मा। क्या बोला जाता है? पद्मा। देखिए इधर इधर से आती है आपकी गंगा और इधर से आती है आपकी ब्रह्मपुत्र। जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको बोलते हैं जमुना, तो गंगा को बोला जाता है पद्मा। ठीक है, जब पद्मा और जमुना दोनों मिल जाती हैं तो ये आगे किस नाम से बहती हैं? तो ये आगे बहती हैं मेघना के नाम से। ठीक है, और ये आपका जो ऑप्शन दे रखे हैं लोहित, ये लोहित किस नदी की सहायक है? तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है, ब्रह्मपुत्र।
वैनगंगा किसकी सहायक है? तो ये आपकी गोदावरी की सहायक है, वैनगंगा, ठीक है। और मेघना तो आपको बता ही दिया, मेघना क्या है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि इसकी अपनी लिपि थी, इसकी खेतियत अर्थव्यवस्था थी, ये नगरीय सभ्यता थी, या फिर इसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है? वो है आपका नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, इसीलिए इसको गैर आर्य सभ्यता कहा जाता है। आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, इसका कार्यकाल मतलब इसका समय काल था वो कब से कब तक था? तो 2350 से 2350 BC से 1750 BC तक का था, ठीक है। इसका कार्यकाल था। इसको और नामों से जाना जाता है, वो नाम क्या क्या है? इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता। इसके अलावा इसको बोला जाता है कि ये आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, ठीक है। ये नगरीय सभ्यता तो है ही आपकी। और इसकी जो मोहरें थी, उसकी मोहरों पर जो जानवर मिलता है उसका नाम क्या है? उसको बोलते हैं एक सींग वाला जानवर, एक सींग वाला जानवर, ठीक है। यूनिकॉर्न के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त, कनिष्क, पुष्यमित्र या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? भारत का नेपोलियन कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने एक अभिलेख लिखवाया था, उसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये आपका इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में, ठीक है। इसको लिखवाया था समुद्रगुप्त ने, और मतलब इसको, इस अभिलेख का संबंध किससे? समुद्रगुप्त संबंध है। और लिखवाया किसने था? लिखवाया था इनके दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, उनका नाम है हरिसेन, हरिसेन। उन्होंने लिखवाया था ये आपका इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। ये दोनों नाम आपके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। पहला क्वेश्चन है, इबादत खाने की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? इबादत खाने का श्रेय किसको जाता है? तो और अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था। अकबर ने एक धर्म भी चलाया था, उसका नाम था दीन ए इलाही, ठीक है, दीन ए इलाही। ये धर्म कब चलाया था? तो 1582 में ये धर्म चलाया था। और इस धर्म को अपनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे आपके बीरबल, जिनका नाम क्या था? महेश दास था। बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, जिंदा पीर के नाम से, तो ये भी आप ध्यान रखिए। इसके अलावा शाहजहाँ, तो सबसे ज़्यादा वास्तुकला का विकास, वास्तुकला का सबसे ज़्यादा विकास किसके समय हुआ? शाहजहाँ के समय। और चित्रकला का सबसे ज़्यादा विकास किसके समय हुआ? तो जहांगीर के समय ही हुआ था। और जहांगीर ने ही सोने की जंजीर लगवाई थी अपने महल के सामने, ठीक है। सारे पॉइंट है, आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे निम्न में से कौन व्यक्ति था? हरिश्चंद्र मुखर्जी, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, दीनबंधु मित्र या फिर हेमचंद्र? जो जेम्स हिक्की थे उन्होंने ही प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया था। प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? तो उसका नाम था बंगाल गजट, बंगाल गजट, ठीक है। कब प्रकाशित हुआ था? ये 1780 में, ठीक है। तो ये जो नाम दे रखा है दीनबंधु मित्र, इनका एक प्रसिद्ध नाटक है, उसका नाम है नील दर्पण, नील दर्पण। जो नील विद्रोह हुआ था, जो उसका प्रकाशन किस में हुआ है? तो नील विद्रोह हुआ था, उसका जो प्रकाशन किया था वो किस पुस्तक में था? वो आपका नील दर्पण में ही किया था, ठीक है। आपसे पूछा था नील विद्रोह जो है वो किनकी पुस्तक में है? तो वो दीनबंधु मित्र की पुस्तक नील दर्पण में ही है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, वर्ष 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे के साथ इसका स्वागत किया गया था? तो उस समय जो नारा लगा था वो क्या था? साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर। बात करें साइमन कमीशन की, तो इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1927 में। और ये भारत कब आया था? तो भारत आया था 1928 में। बात करें इसका विरोध क्यों किया गया था? तो इसका विरोध करने का कारण था कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। और दूसरा, जब इसका विरोध किया जा रहा था तो उसमें लाठी लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। तो वो व्यक्ति कौन थे? तो वो थे आपके लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय। ये सब पूछा जाता है, ठीक है। इसकी मृत्यु हुई थी लाला लाजपत राय की, क्यों, कैसे हुई थी? लाठी लगने से। और विरोध क्यों किया गया था साइमन कमीशन? क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। कब भारत आया था? 1928 में। गठन कब किया गया था? 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही सुनिश्चित है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, समर्थित सूची ऑस्ट्रेलिया से, आपातकालीन शक्तियां ब्रिटेन से। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर एकदम
सही है, मतलब सही सुमेलित नहीं है, पर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। जो आपातकालीन शक्तियाँ ये कहाँ से ली गई हैं, ये आपके जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई हैं, ठीक है। जर्मनी के वीमर जो संविधान है उससे आपातकालीन शक्तियाँ ली गई हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 239, 240 या फिर 241 या फिर 242। तो जो आपका आर्टिकल 241 है, इसमें क्या है, भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। बात करें वर्तमान में हाई कोर्ट कितने हैं भारत में, तो हाई कोर्ट है वर्तमान में 25। नवीनतम कौन सा है, तो नवीनतम है आपका हैदराबाद का हाई कोर्ट, ठीक है। 25वां हाई कोर्ट कौन सा है, तो हैदराबाद का हाई कोर्ट है। और भारत में कितने राज्य हैं वर्तमान में, तो वर्तमान भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। ये सारी चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देश्य का यानी प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद, कोलकनाथ, सज्जन सिंह या फिर बीरूबाड़ी। जो आपका बीरूबाड़ी केस था उसमें क्या था, उसमें सबसे पहले ये घोषित हुआ था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं होगा, लेकिन उसके बाद में जब केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में, उसमें ये फैसला हुआ कि जो प्रस्तावना है वो भी क्या है, संविधान का अंग है, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैसला है, संविधान का अंग होगा, ठीक है, कौन, प्रस्तावना, ठीक है। तो पहले जो केस हुआ था बेरूबाड़ी केस, इसमें क्या था, इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, जबकि केशवानंद भारती केस हुआ था उसमें संविधान जो प्रस्तावना है उसमें संविधान का अंग माना था। और जो केशवानंद भारती केस था ये अब तक का सबसे बड़ी बेंच द्वारा निर्धारित किया गया था, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों की सबसे बड़ी बेंच किस में बैठी थी, तो इसमें ही बैठी थी, केशवानंद भारती केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। राष्ट्रगान का सम्मान, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों तथा स्मारकों की स्वच्छता तथा संरक्षण, और लास्ट क्या है, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका क्या है, ये मौलिक कर्तव्यों में नहीं आता, जबकि ये किसमें आता है, ये आपका डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। आर्टिकल कौन सा आता है इसमें, तो इसमें आर्टिकल है आपका 49, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है इसका, तो इसका आर्टिकल है 49, इनके अनुच्छेद 49 किसमें आता है, डीपीएसपी यानी राज्य नीति निर्देशक तत्वों में आता है। और डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं, तो डीपीएसपी आपको पता ही होगा, आयरलैंड से लिए गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे विषय जिन पर केंद्र तथा राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं किस सूची में वर्णित हैं। तो इसमें दोनों कानून बना सकते हैं, उनको बोलते हैं सम्मति सूची। और सम्मति सूची का कहाँ से ली गई है, ये आपका ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। जो आपकी प्रस्तावना मैंने अभी बताई थी, आपकी जो प्रस्तावना है उसकी भाषा भी कहाँ से ली गई है, तो उसकी भाषा भी आपकी ली गई है, वो भी आपकी ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। और जो राज्य सूची, संघ सूची और सम्मति सूची, ये तीनों सूचियाँ किस अनुसूची में है, तो ये आपकी अनुसूची नंबर 7 में है, तीनों ही सूचियाँ, ठीक है। सब पॉइंट आप ध्यान रखने हैं आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोराइड फोम का एक उदाहरण है, चीज, कुहासा, स्पंज या फिर मक्खन। जो आपका स्पंज है वो क्या है, वो एक क्लोराइड फोम का उदाहरण है। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि दूध क्या है, तो दूध क्या है, एक प्रकार का पायस, दूध क्या है, एक प्रकार का पायस या फिर इमल्सन है, ठीक है। आपको ऐसे ही ध्यान रखना है कि दूध क्या है, एक प्रकार का इमल्सन या फिर पायस, ठीक है। लिक्विड में बसा का मिलन क्या कहलाता है, पायस कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, फूल के अंतरतम भाग को कहा जाता है, तो जो फूल का अंतरम भाग होता है उसको क्या कहते हैं, बाह्यतल, पुंकेसर, पंखुड़ियां या फिर स्त्री केसर। तो जो अंतरम भाग होता है उसको कहते हैं स्त्री केसर। ये फूल का क्या होता है, ये मादा भाग होता है, ठीक है। और ये पुंकेसर क्या होता है, ये आपका पुरुष भाग होता है, ठीक है, ये आपका मादा भाग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिदिन सुबह का कौन सा कार्य क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा है। क्वांटम यांत्रिकी में कौन सा आता है, दांतों को ब्रश करना, ये नहीं आता है, चाय बनाना, अलार्म घड़ी का बजना और अखबार पढ़ना। जो अलार्म घड़ी में होता है, अलार्म घड़ी जो बजती है वो किस में आता है, वो क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत ही आता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।